जी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि पुस्तक संस्कृति कहीं न कहीं बिल्कुल विलुप्त हो रही है या फिर थोड़ी कम हो गई है। तो हम कैसे जैसे बच्चे ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, तो हम उससे उनका ध्यान हटाकर हम पुस्तक पुस्तक जो संस्कृति है, उसकी तरफ उन्हें कैसे मोड़ सकते हाँ, हैं? ये उमा जी आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। इस पुस्तक में भी जब मैं आप खुद स्वयं भी एक लेखिका हैं और उत्कृष्ट लेखिका हैं। मैंने इस पुस्तक में भी जब लोक साहित्यकारों का जो है चर्चा की है, तो उसमें हिमाचल के जो प्रतिष्ठित लोक साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं का भी मैंने ज़िक्र किया है। तो आपकी जो छोटी-छोटी रचनाएँ हैं, अगर हम छोटी-छोटी रचनाएँ बच्चों तक पहुँचा देते हैं, जैसे लोकगीतों की है, लोक कथाओं की है, लोक कथाएँ मैं तो और मस्तिष्क बना सकती है। तो अगर हम इनको इसी परंपरा में ढालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी समस्या, इसको भी हम आसानी से समस्या का समाधान कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, और देखिए सरकारी स्तर पर तो काम हो ही रहे हैं। अभी हाल ही में एक आदेश हुआ है कि बच्चों को प्रत्येक चौथे शनिवार को जी। मतलब अपनी पहाड़ी बोली सिखाई जाएगी, बैग फ्री डे है। तो इस तरह के जो सरकार के आदेश हैं या सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं थोड़े-थोड़े निर्णय, तो ये कहाँ तक बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस दिशा में कि वो अपनी पहाड़ी बोली से, अपनी माँ बोली से जुड़े रहेंगे और अपनी संस्कृति को ज़रूर पहचानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को में शिक्षा देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। हर प्रांत में भी अब ये इस ओर हम जो है अग्रसर हैं। और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे, मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से पहाड़ी भाषा बोलियों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी सर। तो मेरे समक्ष भी ये पहाड़ी भाषा और बोलियों के, वो भाषाओं के यक्ष प्रश्न समक्ष थे, परंतु वो आसान नहीं थी उसके उत्तर देना। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने उनके उत्तर दिए हैं। मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि अगर वो इस ओर सोच रही है और शिक्षा विभाग इस ओर सोच रहा है, तो वो वंदन का पात्र है और सरकार भी वंदन की पात्र है। क्योंकि हम उर्वर मस्तिष्क उनकी मातृभाषा में अगर ज्ञान देते हैं, तो इसीलिए मैंने ये पुस्तक जब मैंने लिखी है, तो इसमें भी इन ही बातों को मैंने जो है संकेत किए हैं कि हम कैसे इन बच्चों के साथ इन भाषाओं और बोलियों में सहज रूप से ज्ञान दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सकारात्मक और वंदनीय कार्य है, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो एक प्रश्न और मेरे माइंड में है कि किस तरह से हम सोशल मीडिया के द्वारा आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की या फिर जो मेले त्यौहार है उनको हम कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, किस माध्यम, जैसे मौखिक आज तक जो साहित्य है बहुत ज़्यादा गांव में प्रचलित है, तो ज़रूरत है उसको लिखित रूप से कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन करने की, चाहे वो पुस्तक के रूप में आए या फिर डॉक्यूमेंट्री उस पे बने। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से हम जो युवा है या फिर लेखक है उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस दिशा में काम करें और ज़्यादा आगे बढ़कर, जैसे हम कहते हैं कि हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाना है, तो इसके लिए तो हम सभी को, बुद्धिजीवी हो या आम जनमानस हो या फिर लेखक हो, सबको साथ मिलकर एक मंच पे आना होगा। उससे बहुत सारी डिस्कशन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, आप तो इस पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए इन सब पर काम कर सकते हैं। ये प्रश्न लगभग 35 वर्ष पूर्व मेरे समक्ष था। जी। जब हम गाँव में भ्रमण करते थे, शोध भ्रमण करते थे, वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े लोक गाथाकार बहुत अच्छी-अच्छी गाथाएँ गाकर सुनाते थे, वो श्रौत परंपरा में ही होती थी। तो मुझको ध्यान है कि लगभग सन 2000 से मैंने ये जो है जो श्रौत परंपरा में हमारा लोक साहित्य, चाहे लोकगीत है, लोक गाथा है, लोक नाट्य है, लोक सुभाषित है या फिर लोक कथाएँ हैं, तो ये गाँव में बिखरा हुआ श्रौत परंपरागत साहित्य होता था। इसके लिए जब मैंने प्रयास किया, तो लगभग 4 पुस्तकें मैंने इसी के ऊपर लिखी है।
और जितनी भी लोक गाथाएं मैंने संकलित की है, ये हिमालय की महान विरासत है। और हमारा दायित्व बनता है, ना केवल हम लेखकों का दायित्व बनता है, हमारी युवा पीढ़ी का भी दायित्व बनता है कि अगर रुचि हो तो आप उस ओर जाइए। किसी भी गीत, किसी भी कथा का आप उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं, उसी शैली में लिख सकते हैं, ताकि हम इस महान विरासत को बचा सकें।